ये वाला प्रतिस्थापन बता देते हैं, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं प्रतिस्थापन से। इसलिए तो हम बोले बाबू कि पूछना है तो पूछो, जब टीचर ऑप्शन दे तो जरूर पूछा करो बाबू, जरूर। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, ठीक है। यहां देख लो 8x प्लस 5y इज इक्वल 9 है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। ये हुआ मेरा समीकरण नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 4। अब जैसे टीचर तुमसे बोला कि बाबू प्रतिस्थापन विधि तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम बोले हाँ सर हमको प्रतिस्थापन विधि समझ में नहीं आ रहा, हम बोलेंगे बताओ करना क्या है प्रतिस्थापन के, तो तुम्हारा बात होगा क्या, सर दो इक्वेशन होते हैं, दोनों में से कोई एक इक्वेशन को सॉल्व करके x या y का मान निकालते हैं, उस मान को हम क्या बोलते हैं, समीकरण नंबर 3। फिर उस समीकरण 3 के वैल्यू को उठाते हैं और 2 में ले जाकर रख देते हैं, वैल्यू प्राप्त होना शुरू हो जाता है, यही काम है। अब दिमाग से हम एक ड्राफ्ट तो बना लिया ना कि काम क्या करना है। समीकरण 1 को हल करेंगे तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 को क्या करने पर, हल करने पर, हल करने पर। अब हम समीकरण 1 को हल करेंगे, यहां लिखा हुआ बाबू 8x प्लस 5y इज इक्वल 9, या फिर हम इसको लिख सकते हैं किसी एक को चर मान को अकेला कर देना है। कितने लोगों से यह प्रतिस्थापन बन गया था, हाथ उठाएं बाबू, आप लोगों से क्लियर हो गया था, है ना, ठीक है। बाकी 1-2-4 लोग हैं इनको फंसा है, वो भी देख लो, आता होगा बस कहीं पे फंस गया होगा, कोई ऐसा बात होगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जाकर लगा होगा अरे यार ये कैसा हो गया, यहां पे यही हुआ होगा क्या बाबू, हर मैथ प्रतिस्थापन से वाला में। अच्छा देखो अभी नहीं होगा, कोशिश करो। 8x बराबर, क्या हम इसको 9 माइनस 5y कह सकते हैं, अच्छा ठीक। अब हम यहां पर अगर x को अकेला करें बाबू, तो x बराबर दिखेगा हमको 9 माइनस 5y और अपॉन में, और अब देखो x मेरा अकेला हो गया है, यानी अब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि यही है मेरा समीकरण नंबर 3। और क्योंकि हम समीकरण का नाम सीधा नंबर से दे रहे हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा 3। अभी ठीक है यहां तक बात। अब ये जो समीकरण 3 का मान प्राप्त हुआ है, इसको 1 में वापस मत रखना, क्योंकि रखोगे तो 0 हो जाएगा वैल्यू, तो हमको किस में रखना पड़ेगा, 2 में। हम लिखेंगे समीकरण 3 का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में आ जाइए, वैल्यू को रखना है अब हमको। या समीकरण 2 मेरा क्या है बाबू, 3x प्लस में 2y इज इक्वल 4, यही है। अब हमको x का मान मिल चुका है 9 माइनस 5y अपॉन 8, तो 3 तो 3 रहेगा, बट जैसे ही रिप्लेसमेंट, देखो यहां गलती होता है बाबू, जैसे ही हम रिप्लेसमेंट लेकर के आए तो उसको छोटी ब्रैकेट में रख दो, तो x को लाया तो x को रखना है, x की जगह पे 9 माइनस 5y अपॉन 8 ब्रैकेट लॉक। अब ये ब्रैकेट है ना, ये किसको बता रहा है, x, ये बता रहा है x है वहां पे रखा हुआ, और बाकी चीजें जैसे है एज इट इज छोड़ दीजिए, कुछ भी बदलाव की जरूरत नहीं। अब देखो ये कटेगा तो नहीं, तो गुना करना है, 3 को 9 से गुना करेंगे बाबू, 3 नमा 27 माइनस 3 को 5 से गुना करो, चरमान y है, अब बटे में इनके साथ लगा हुआ है 8, तुम देख सकते हो, और प्लस का बाबू यहां पर है 2y, बटे में क्या होगा, बराबर क्या है यहां पे, अगला काम देख के ही तुमको लगेगा। अब ये तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्लास 8 के शुरुआत में पढ़ने का है, क्लास 8 में दूसरे या तीसरे नंबर चैप्टर से शुरू, दूसरे नंबर चैप्टर में शायद है, ऐसा समीकरण होता है। अब 8 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो ये वाला वैल्यू तो कुछ नहीं बदलेगा बाबू, 27 माइनस प्लस, अब देखो 1 से 8 में भाग लगाओ, भागफल कितना आ गया 8, अब उस 8 को 2 से गुना करो, कितना आ गया, इज इक्वल 4 का मतलब 4/1, तिरछा गुना होगा, 8 4 से गुना हो जाएगा, 8 चौके कितना हो गया 32। तो अब यहां पर वैल्यू मिल रहा है हमको बाबू 27, ये दोनों सेम फैमिली y का परिवार है इनका, तो -15 प्लस 16 प्लस का y, और इज इक्वल 8 चौके, संख्या को संख्या के पास भेजिए, तो y बराबर 32 माइनस का 27 इज इक्वल कितना मिल जाएगा, y का मान 5 मिला। अब यहां y मिल गया तो हम x भी निकाल सकते हैं, इसलिए x जो होगा, x कहां है, समीकरण 3 देखो, वहां x अकेला बैठा हुआ है, देखो यहां x बराबर, x निकालना हो तो 9 में y का 5 गुना घटाइए, और जो भी आए उसको 8 से भाग भी लगाइए, वो कह रहा है। तो x बराबर
9 माइनस 5 और y के जगह पर कितना लगा जाएगा 5 और बटे में क्या आ जाएगा तो x बराबर हो गया 9 माइनस 25 और बटे में कितना आ गया 8। सो x बराबर माइनस का 16 और बटे में कितना 8, कितने बार में माइनस का 2, इसलिए x बराबर -2 और y बराबर 5। यहां लिखेंगे क्या कि y का मान कहां रख रहे हो समीकरण 3 में। ध्यान रखना होगा 3 अगर ऐसा लिखे हो तो रेफरेंस में वही 3 दोगे, अगर गलती से भी रेफरेंस में हम ऐसा दे दिए तो ये वाला 3 और ये वाला 3 दो अलग अलग बातें होंगी। तो जिसे लिखोगे कि y का मान समीकरण इस वाले 3 में रखने पर, तो फिर थ्रूली कॉपी चेक करने वाला ढूंढेगा कि रोमन वाला 3 कहां पे है लिखा हुआ, नहीं है तो रॉन्ग हो गया। स्टेप पे नंबर मिलता है ना, तो स्टेप तो वहां पे खराब ना हो गया बाबू, तो आगे कॉपी आपका चेक नहीं होगा। क्लियर? हाँ, ये सब ध्यान रखना है, छोटा मोटा बारीकी है, वो तो वैसे भी तुम लोग ऐसा वाला गलती नहीं करोगे यार, इतना तो बेवकूफ नहीं है हो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रिजल्ट आ गया। यहां पर हमको x बराबर -2 और y बराबर 5 मिल गया। अब बताओ गलती कहां पे हो रहा है। एक चांस हमको लगता है बाबू ज्यादा गलती होने का कि बच्चा लोग यहां कर सकता है गलती, ये जो वैल्यू रिप्लेसमेंट है यहां लगता है। दूसरा होता है एलसीएम वाले जगह पर, अक्सर मैंने अभी तुमसे नहीं हुआ हो लेकिन अक्सर गलती सब जगह पे होता है जब यहां पे गुना करना पड़ता है। एक क्या गलती होता है, या देखो यहां प्लस माइनस घटाव, यही सब है बाबू, बहुत बड़ा जड़ है ये सब गलती का। मैथ इज इक्वल पेशेंस, धैर्य, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ पेशेंस आएगा। जो बंदा मैथ पे ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो मैथ की गहराइयों को और समझेगा, उसको लगेगा कि मैथ हमेशा सही हो सकता है अगर आपके पास इत्मीनान हो। अगर इत्मीनान नहीं होगा मैथ नहीं हल होने वाला, आपसे गड़बड़ होता रहेगा। अभी देखो प्रतिस्थापन में गड़बड़ है, इसका रिफ्लेक्शन कहां दिखेगा, ग्राफ में। प्रतिस्थापन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, विच मीन्स थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा गलती भी, माइनस प्लस में फंस रहा है मामला, और अगर माइनस प्लस में फंस रहे हैं आप तो ग्राफ गड़बड़ होगा। और ऐसा वैसा गड़बड़ नहीं होगा, जम के गड़बड़ होगा, हर बार होगा। यानी 5 नंबर वहां भी स्टेक पे लग गया, दाव पे लग गया, दावे पे लग गया बाबू 5 नंबर, सही बात नहीं है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ऐसा वाला तो उसके लिए तो क्या लिख देता है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, मतलब रेफरेंस में नाम दे देता है कि प्रतिस्थापन से हल करो। उस समय तुम वज्र भी बना दोगे और आंसर भी ले आओगे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूछा तो प्रतिस्थापन से बनाने ना, इसलिए आपको जो विधियां हैं वो आपको आनी चाहिए। नोट करने से कोई फायदा नहीं है यार, तुम लोग का मतलब जहालत, क्या बोले समझा भी रहा आदमी तब भी नोट कर रहे हो, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है जी, जो तुझको नोट करने पे तुले रहते हो गधा। अब देखो जहां पे जिनका भी था बाबू, देख लो क्या गड़बड़ हुआ था, और इसको और जाकर घर पे बनाना पड़ेगा, जितना हो सके विलोपन वगैरह जो भी हो सबको प्रतिस्थापन से ही हल करो। एक आयत का क्षेत्रफल, देखो बाबू प्रश्न को पढ़ रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल कम हो जाने का मतलब है क्षेत्रफल घट जाता है ना। क्षेत्रफल कब घट जाता है, तो एक आयत का क्षेत्रफल किन किन चीजों पे निर्भर करता है। तुम बोलोगे सर जब हम आयत का क्षेत्रफल लगाते हैं तो एक सूत्र मिलता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका मतलब सर एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई पर भी निर्भर करता है और चौड़ाई पर भी निर्भर करता है। तो अगर हम आयत की लंबाई को कम कर दें तो क्षेत्रफल कम हो सकता है, अगर चौड़ाई को कम कर दें तो भी कम सकता है, या दोनों को कम कर दें तो भी कम सकता है। यही सब कारण है ना। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, इकाई यूनिट को बोला गया है, मात्रक को बोला जाता है, इसको सेंटीमीटर नहीं बोला गया है, मीटर नहीं बोला गया, किलोमीटर नहीं बोला गया, वो बोला कि कोई इकाई है। 9 वर्ग इकाई घट जाता है अगर उसकी लंबाई में क्या कर दिया जाए, 5 इकाई की कमी और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, मतलब चौड़ाई को बढ़ा करके लंबाई को कम कर दिया गया तो क्षेत्रफल भी घट गया उसका। अब हमको सवाल ये हो जाता सर ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बाकी चीजें बाद में होंगी। सबसे पहला चीज क्या है, एक आयत है तो हमको क्या करना है, एक आयत ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब एक आयत का फोटो बनाना है। एक आयत का फोटो होगा तो उसमें लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी। जो दिया हुआ नहीं है, ध्यान दो, लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है, देखो लंबाई 5 इकाई कम कर दी गई, लंबाई नहीं दिया हुआ बल्कि यह बता रहा है कि लंबाई को 5 इकाई घटा दिया गया,
मतलब 10 सेंटीमीटर रहा होगा, उसमें 5 घटा दिया गया, तो अब कितना हो गया लंबाई? 5 इकाई, 5 सेंटीमीटर हो गया। ये कह रहा है क्वेश्चन, ना कि लंबाई दिया हुआ है। जब तुम आयत का फोटो बनाओगे तो लंबाई चौड़ाई तुमको चाहिए ना बाबू, जो तुमको पता नहीं है तुम बोल दोगे देखो ये आयत है, इसकी लंबाई x मान लिए और चौड़ाई को y मान लिए, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, x गुने y। निकल गया सब चीज। देखो बात समझो, क्योंकि आयत का जिक्र है इसलिए हम किसका फोटो बनाएंगे? पहले आयत का। क्योंकि आयत बोला है इसलिए आयत बनाया। ए बी सी डी, ऐसे होता आयत ना बाबू। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हाँ चारों भुजा बराबर नहीं होता फिर वो वर्ग बन जाएगा। अब एक आयत को आप ड्रॉ किए हो तो इसकी कितनी भुजाएं होती हैं? 4, जिसमें से आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इस भुजा को बोलते हैं बाबू लंबाई, ये वाली भुजा क्या कहलाती है? लंबाई। और इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए इसको सिंगल सिंगल से लगाया कि सिंगल वाले भी आपस में बराबर होंगे और डबल वाले आपस में बराबर होंगे। लंबाई है ये बाबू, ये है लंबाई। और इसी लंबाई को हम कह रहे हैं कि इसको मान लिया कि ये कितना है? x, इसको इकाई बोल रहा है ना, सेंटीमीटर मीटर नहीं बोल रहा, तो इसलिए हम लिखेंगे x इकाई। ये चौड़ाई होता है बाबू। चौड़ाई क्या माने? ठीक है, लंबाई चौड़ाई मिल गया। अब उसी चीज को हम यहां पे लिखेंगे कि माना कि, उसी चीज को यहां लिख रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चन तो बाद में होगा, पहले फोटो जो बनाए उसको क्लियर करो। माना कि आयत की लंबाई क्या मान लिए हो? x इकाई, है ना। उसी प्रकार से बाबू अगला, माना कि आयत की चौड़ाई, वो क्या है भाई? y इकाई। दोनों चीज मान लिए। सर लंबाई चौड़ाई मानना जरूरी था सर? हम बोलेंगे हाँ बाबू, जितना भी ऑपरेशन दिया हुआ देखो, लंबाई में घटा करके बढ़ा करके, चौड़ाई में घटा करके बढ़ा करके बोल रहा है ना, इसलिए लंबाई चौड़ाई मानना जरूरी था। क्या सर क्षेत्रफल भी निकालना जरूरी है? हाँ बाबू, तुम देखो क्षेत्रफल भी घट रहा है बढ़ रहा है, लिखा हुआ है ऊपर देखो, तो क्षेत्रफल भी निकालना जरूरी है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला से लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बन गया x गुने y, और स्क्वायर होगा ना वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों आज समझ में आ रहा है? इकाई गुने इकाई, तो इकाई का स्क्वायर, इकाई के स्क्वायर को क्या बोलोगे? वर्ग इकाई। सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोलते हो? वर्ग सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। वैसे ही इकाई के स्क्वायर को क्या बोलोगे? वर्ग इकाई। तो लिख दिया वर्ग इकाई। ये तीन चीज लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल हमको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि क्षेत्रफल भी देख लेना होगा, लंबाई भी देख लेना होगा, और देख लिया सब चीज, फोटो में भी क्लियर कर दिया। अब आ जाएंगे प्रश्न से, पहले कंडीशन को देखते हुए। प्रश्न से क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है बाबू? एक्स वाई, नहीं नौ नहीं है, क्षेत्रफल एक्स वाई है। आयत ही नहीं बनाया हो बाबू, तो आयत बनाया तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? एक्स वाई। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम जाता है। जब कोई वैल्यू कमता है तो प्लस में लिखोगे कि माइनस में? तो क्षेत्रफल कम जाता है कितना? 9 वर्ग इकाई। बट ऐसा कब हुआ? जब हम आयत के लंबाई में 5 इकाई क्या कर दिए? कमी। तो लंबाई x था, उसमें 5 इकाई घटा दिए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिए। सही बोल रहे हैं क्या? तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अब एक्स वाई नहीं होगा, एक्स तो 5 इकाई घट चुका है और चौड़ाई जो है वो 3 इकाई बढ़ चुका है। तो अब जो लंबाई गुने चौड़ाई तुम निकाले वो है क्षेत्रफल में, जो पहले क्षेत्रफल रहा होगा उससे 9 वर्ग इकाई कम। मान लेते हैं पहले क्षेत्रफल रहा था 90, पहले क्षेत्रफल रहा था 90 वर्ग इकाई। मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं कि पहले जो आयत मेरे पास था उसकी लंबाई थी 18 इकाई, चौड़ाई उसकी थी 5 इकाई, तो क्षेत्रफल क्या हुआ?
लंबाई गुने चौड़ाई यानी 90 स्क्वायर यूनिट। ये वाला बात समझ में आया। अब बोलता है कि उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट जाता है, तो क्षेत्रफल कितना है 90, वो 9 वर्ग इकाई घट गया। सवाल है क्यों घट गया? क्योंकि आप उसके लंबाई में 5 इकाई की कमी कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर देते हैं, ये मतलब हुआ। तब इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो ये वाला क्षेत्रफल देगा, तब इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो ये वाला क्षेत्रफल देगा। यहां तक बात क्लियर हुआ है? फिर से बोले, इसको पढ़ करके वहां नहीं देखो, इसको पढ़ो। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो गया? कम गया, घट गया, कम गया। कब कमा? जब लंबाई में 5 इकाई की कमी की गई और चौड़ाई में 3 इकाई की बढ़ोतरी, वृद्धि जोड़ दिया गया, यही मतलब है। सही है। इसको नॉर्मल करते हैं यार। ये हो गया बाबू एक्स वाई माइनस का 9 इज इक्वल, एक्स को वाई से गुना करेंगे, एक्स को 3 से गुना करेंगे, -5 को वाई से गुना करेंगे, -5 को +3 से गुना करेंगे, इधर भी प्लस का एक्स वाई, इधर भी प्लस का एक्स वाई, दोनों कट गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आता बाबू तो जब एक्स वाई को इधर लाओगे तो माइनस में आएगा तो घट जाएगा। और एक्स वाई, ये देखो यहाँ चर मान को अकेला करो तो इधर कौन बचा? माइनस का 9, ये वाले भाई साहब इधर आ जाएंगे तो प्लस का 15, और इधर कौन बच गया बाबू? 3x माइनस 5y। और इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू कि 3x माइनस 5y बराबर -9 + 15 कितना होगा? 6, प्लस का 6 मिलेगा, ये 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर। चलिए अभी पहले किसको सवाल पूछना वो करो। इस पहले समीकरण को प्राप्त करने के लिए जो भी काम हम किए हैं उससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर लो कि सर हमको ये वाला बात समझ में नहीं आया या कुछ भी ऐसा, ताकि हम आगे बढ़ सकें बाबू। चैप्टर ना क्लोज हो जाएगा, इसको पढ़ा देंगे तो चैप्टर क्लोज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। क्या हम लिखते हैं यहां पे पुनः प्रश्न से? पुनः प्रश्न से। चलिए सर क्या है पुनः प्रश्न से? आगे देखो, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, क्या बोला? लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 चौड़ाई को 2 बढ़ा दिए, तब क्षेत्रफल यानी इसका और इसका गुणनफल लंबाई गुने चौड़ाई, तब क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कितना बढ़ जाता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल तो एक्स वाई था नॉर्मल, वो बढ़ गया, कितना अधिक हो गया? अब बताओ ये समझने में दिक्कत? तो बड़ा सिंपल है सर, इसको पढ़ लो। अगर लंबाई में 3 इकाई, बाबू लंबाई में क्या किया गया? वृद्धि किया गया। चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि की गई। प्लस देखो, हमको मत देखो, प्लस को देखो। चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं। तो क्षेत्रफल जब दोनों बढ़ाओगे बाबू, लंबाई भी बढ़ाओगे चौड़ाई भी बढ़ाओगे, तो क्षेत्रफल घट जाएगा। क्षेत्रफल तो और दुगने तौर पे बढ़ेगा ना। कितना बढ़ा? सर क्षेत्रफल पुराने वाला जो क्षेत्रफल था ना, एक्चुअल क्षेत्रफल, उससे भी 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, ज्यादा हो गया, +67। फिर नॉर्मल करेंगे, x को y से गुना करेंगे बाबू, एक्स वाई, फिर x को 2 से गुना करेंगे बाबू, 3 को y से गुना करेंगे बाबू, और 3 को 2 से गुना करेंगे। यहां हो गया बाबू एक्स वाई प्लस 67, ये कैंसिल। अब यहां हो गया 2x + 3y इज इक्वल 67 - 6। इक्वेशन नंबर नोट कोई नहीं करेंगे, पहले समझो, बात करो टीचर से कि जो आप बताएं वो सही लगा कि नहीं लगा, कुछ अलग तो नहीं हो गया, टॉपिक कैसे माना जा रहा है, मानने का तरीका देखो। कल को एग्जाम इसके, हाँ बाबू ये वाला, हाँ देखो, आयत की लंबाई को हम क्या माने हैं बाबू? लंबाई को हम क्या माने? x इकाई, ये वाला। चौड़ाई को y इकाई। क्यों माने सर आप? क्योंकि आयत के लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल, इन तीनों का ऑपरेशन है वहां पर। देखो, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और क्षेत्रफल भी चाहिए, इसलिए हम तीनों काम किया। ये वाला बात क्लियर है? ठीक। तो इसलिए हमको लंबाई मानना पड़ा, चौड़ाई मानना पड़ा, और क्षेत्रफल जो होता है वो फॉर्मूला है, सूत्र है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना? x, और उसमें y से गुना करोगे तो x गुने y बराबर व्हाट? एक्स वाई आपस में गुना होंगे तो x गुने y, 2 को 3 से गुना करोगे तो 2 गुने 3, 2 तिया 6, ये गुना पॉसिबल था तब ना।
तो x तो चर मान है ना बाबू, y भी चर मान है, हमको क्या मालूम कि कौन रहने वाला है वहां पे, बट हम क्या बोला x गुने y एक्स वाई, कह सकते हैं ना ऐसा, वो कर दिया एक्स वाई। ये हुआ वास्तविक, माना कि एक्चुअल में वास्तविक तौर पर आयत की लंबाई कितनी है x, वास्तविक तौर पर आयत की चौड़ाई कितनी है y, वास्तविक तौर पर क्षेत्रफल कितना है x गुने y, ये रियल हो गया। अब इसमें से क्या ऑपरेशन बोला प्रश्न से, एक आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है, कब कमी हुई, जब लंबाई को 5 इकाई कम किया गया और चौड़ाई को 3 इकाई बन गया। फिर यहां आ जाओ, एक आयत के क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है, जब लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया गया। यहीं पे प्रॉब्लम है, और अगर तुम इसी को पढ़ोगे तो यही तुम्हारा सॉल्यूशन भी बन रहा है, देखो ध्यान से। और उससे जो समीकरण निकला, अब ये बनाना है, चॉइस इज योर्स, कौन सा तुम चॉइस यूज करो, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र, बनाओ, बन जाएगा ना। अब आप इसको नोट करके बनाएंगे सही से, और सबको घर में जाकर बाबू फेयर कॉपी में रखना है, रख रहे हो ना, या यहीं पे अगर फेयर में बना रहे हो तो वो भी सही, ठीक बाबू, बहुत अच्छे। सत्रह और 9 ना आया बाबू, x बराबर 17 इकाई और y बराबर 9 इकाई, तो नीचे रिजल्ट के रूप में लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई, y का जो भी वैल्यू आया x का जो भी वैल्यू आया लिख देना है। हाँ, अब देखो बाबू ये सवाल कैसा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम यहां साफ से लिख देते हैं भाई, 2/x प्लस 3/y बराबर 13, और फिर लिख रहा है 5/x माइनस 4/y बराबर -2। कहता है समीकरण के निम्न युग्म को हल कीजिए। घड़ी मत देखो, हाँ घड़ी मेरे हिसाब से चलेगा ना, यहाँ का छुट्टी होने का मन होगा अभी छुट्टी हो जाएगा, और नहीं तो फिर चलेगा बाबू, इसलिए घड़ी मत देखो। ये क्वेश्चन है बाबू, क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म है? नहीं है। जनरल फॉर्म कैसे हो सकता है? जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। क्या a तुम्हारा x से गुना है? देखो तो ये तो x से भाग लग रहा है। क्या y तुम्हारा x से गुना है? नहीं सर, ये तो भाग लग रहा है, तो इसका मतलब ये सही तरीका नहीं है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में मानना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाके हल होगा। ऐसे हल होगा, लेकिन प्रोसेस बड़ा है। और अपना अगर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपने चैप्टर में, ये तो एग्जांपल हो गया, चैप्टर का जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरण युग्मों को सबसे पहले 2 चर वाले समीकरण के इसमें रूप में बदलो और फिर हल करो। तो पहले हमको इसको क्या करना होगा, समीकरण के रूप में लाना होगा। तो थोड़ा सा बाबू रूप में लाने से पहले, ये प्रश्न है बाबू, प्रश्न को ही गौर किया जाए। इस 2/x को, इस वाले समीकरण को देखो, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 × 1/x? मेरे कहने पे मत जाना, ये बताना कि 2/x को 2 × 1/x लिख सकते हैं। ऋषभ पीछे नहीं बाबू, बोर्ड सामने है बाबू। प्लस 3/y को ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 1/y, और इधर कौन रखा हुआ है 13, रहने दो ऐसे। इस समीकरण को भी लाओ ऐसे नीचे, देखो यहां पर 5/x को लिख सकते हैं 5 × 1/x, माइनस तो माइनस 4/y को लिख सकते हैं 4 × 1/y बराबर -2 लिखा जा सकता है। ये पहला काम है, ये पहला अचीवमेंट है जो आपके दिमाग से निकल गया। देखो अब क्या बनाओगी फिर जब नहीं समझी तब? बाबू ये वाला बात समझ में आया? अभी जो ध्यान अपना है ना कि बटे में जो x है ना,
या बटे में जो y है उसको हटाना है। उस बटे में x और y को हटाने के लिए हम क्या किए कि जैसे 2/x मेरे पास है, तो उस 2/x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/x, क्या कि 2 एकम 2, अब बटे में x अभी भी मिलेगा। तो हमको दिख रहा है कि पहला समीकरण जो मेरा था और दूसरा समीकरण जो था, उससे जो रिजल्ट मिला उसमें 1/x दोनों में कॉमन है और 1/y दोनों में कॉमन है। देखिए कैसे बनाया गया कॉमन। तो अगर ये और ये कॉमन बन जाए दोनों समीकरण में, तो हम लिख सकते हैं कि मान लिया 1/x बराबर m। देखो क्या मान रहे हैं, इस 1/x की जगह पे क्या मान लिया m, और 1/y दोनों में है ना, 1/y के जगह पर क्या मान लिया n। मान सकते हैं ऐसा। अब मानने से फायदा क्या हुआ वो तुमको अगले स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो क्या हुआ फायदा, 2 इंटू 1/x है बाबू, तो 2 के जगह पे 2 हुआ, और 1/x के जगह पे कौन आ गया, तो ये हो गया 2m प्लस, तो प्लस, अगला है 3, तो 3, 1/y के जगह पे क्या रखा जाएगा, तो 3n बराबर क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 दे चुके हैं बाबू, 1 2 हो चुका है, 3 बन गया। नेक्स्ट अगला 5 इंटू 1/x, तो 5 को 5, अब 1/x के बिहाफ में क्या रखोगे, माइनस 4 इंटू 1/y के बिहाफ में क्या रखोगे, बराबर समीकरण नंबर। अब जब हम 3 और 4 को देखते हैं, क्या ये हमको दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप दिखता है, बदल दिए ना। बटे में जो x था कितना आसान से गायब किया गया, बस गायब करने का तरीका ध्यान देना होगा बाबू। कैसे गायब किया गया, सर हम संख्या को अकेला कर दिया, देखो ना सर, संख्या को अकेला कर दिया, बाकियों को एक जगह छोड़ दिया। सर संख्या को अकेला किया, बाकियों को एक जगह छोड़ दिया। संख्या को अकेला किया, चरमान को अकेला छोड़ दिया। तकलीफ यहां पे नहीं कोई दिक्कत आया। अब जो चीज आप अकेला किए, देखो अब अकेला की जो कॉमन बना, उस कॉमन को हम एक वैल्यू से रिप्लेस कर दिया कि 1/x को हम क्या मानेंगे m, और 1/y को हम क्या मानेंगे n। ये बात हम अपने आप को बता दिया और काम कर लिया यहां पर। और उसके बाद जब अपने समीकरण नंबर इसमें पहुंचे, तो 2 इंटू 1/x के बिहाफ में क्या रख दिया m, और 1/y के बिहाफ में क्या रख दिया। अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म है, जिसको हम विलोपन से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी। हल करने के बाद किसका वैल्यू हमको प्राप्त होगा, m और n का। ऑब्वियस सी बात है बाबू, जो चर मान होगा वही ना प्राप्त होगा, कि यहां से xy निकल जाएगा, नहीं mn प्राप्त होगा। क्वेश्चन में mn तो है नहीं, क्वेश्चन में कौन है xy, तो हमको क्या चाहिए xy। उस m के वैल्यू को ले जाएंगे, यहां पे रख देंगे, उस n के वैल्यू को लाएंगे, यहां रख देंगे, आंसर बन गया। क्योंकि हमको क्या चाहिए अंततः, x और y निकालना, तो x और y है, लेकिन कैसे निकालना है, दो चर वाले समीकरण में बदल कर। अब बदलने का तरीका देख ले बाबू, कॉमन लेके कैसे बनाया जाता है। यहां तक पहुंच करके बाबू इसको हल करो और m और n का मान निकाल कर हमको दीजिए।
हाँ बाबू ठीक है। उसके बाद एम एन का मान निकल जाएगा। उसके बाद चूंकि 1/x बराबर क्या किए थे, m माने थे ना, देखो ध्यान से, इसलिए 1/x बराबर m की जगह पे कितना रखोगे, 2। देखो यहाँ पे होगा बाबू। अब mn से हम किसका मान निकालना चाह रहे हैं, x और y का। देख लो अभी यहाँ पे सब लोग, तो 1/x बराबर m है, तो 1/x बराबर m की जगह पे m का वैल्यू। अब x को यहां कर दो, 2 को रिप्लेस कर दो, तो या तुम ये लिख सकते हो 1/2 बराबर x यहां चला गया, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 1/2। अब दूसरा वाला 1/y बराबर n, तो 1/y बराबर n के जगह पे कितना, 3। दोनों अपने अपने तिरछा गुना होगा ना, तिरछा गुना, तो ये तिरछा गुना जब होगा तो 1/3 यहां आ जाएगा और y वहां चला जाएगा, इसलिए y बराबर कितना मिल गया बाबू। अब दोनों वैल्यू को एक जगह लिख दो, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। 1 मिनट, कितने लोगों को ये वाला चीज समझ में नहीं आया कि 3 नीचे कैसे हुआ, नहीं आया, आ गया। देखो 1/y बराबर 3 है बाबू, तो 1 बराबर 3y होगा, होगा ना, तिरछा गुना। और फिर y को जब तुम अकेला करोगे तो 3 नीचे होगा, उसी को हम एक लाइन ये वाला गायब करके आपको डायरेक्ट इसके बाद वो बता रहे हैं, वहां देखो। ठीक, अब x और y दोनों निकाल दिए, आपका असल आंसर कौन है, ये हो गया बाबू। आगे बढ़ सकते हैं, चलो देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम पहले सवाल यहां पे लिख दे रहे हैं, इतना प्रैक्टिस करते करते ना आ जाएगा अच्छे से, आप लोग सीख जाइएगा। x-1 हो गया, प्लस में 1/y-2 हो गया, इज इक्वल क्या है, 2। ये मेरा हो गया पहला समीकरण, प्रश्न में दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 18 है बाबू। और ये है 6/x-1 और -3/y-2 बराबर 1, ये हो गया दूसरा समीकरण। यहां तक तो ठीक है। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप है, नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए हमको दोनों समीकरणों में कॉमन देखना पड़ेगा, कॉमन रहेगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, जैसे सवाल था तुम्हारा, कॉमन रहेगा तो मानना है। चेक करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम यहां लिखा क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से। अब यहां पर 5 × 1/x-1 लिख सकते हैं। अभी 1/x था, 1/x-1 हो गया, कल को 1/x-y भी हो सकता है, हमको क्या मतलब है। हमको चाहिए पहले वाला में कोई एक चरमान, 5 के साथ कोई चरमान होना चाहिए था, ना कि बटे में। प्लस 1 × 1/y-2 होगा। अब बराबर 2 जैसे था छोड़ दिया वैसे ही। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें क्या है, 6 × 1/x-1, देख बाबू आया ना कॉमन, -3 × 1/y-2 आया ना, इज इक्वल क्या है, 1। क्लियर है यहां तक। अब हम देख सकते हैं आसानी से बाबू कि दोनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, यहां भी ये कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है, इसलिए हम इसको मानेंगे। लेट अस सपोज, लेट 1/x-1 इज इक्वल m, तुम a मान सकती हो। नेक्स्ट हो गया 1/ ये वाला बाबू y-2, 1/y-2, 1/y-2 इज इक्वल n। अब क्या करना है, रिप्लेसमेंट होगा सीधा, इसलिए रिप्लेसमेंट होगा ना बाबू, इसलिए 5 को 5 रहने दीजिए। अब 1/x-1 के बिहाफ में 5m हो गया, प्लस 1 × 1/y-2 के बिहाफ में n। तो बाबू एक को n से गुना करोगे तो n मिलेगा, तो सीधे n छोड़ दिया उसको। अब बराबर कौन सा वैल्यू है, समीकरण नंबर नेक्स्ट 6 1/x-1 m -3 1/y-2 n इज इक्वल 1। इक्वेशन नंबर, अगला काम विलोपन प्रतिस्थापन, जिससे भी mn निकालो,
लग जाओ काम पे, नोट करके, लेकिन नोट करके। आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में कुछ? ठीक। ठीक है बाबू, बहुत अच्छा। कितना आया तुम बताओगे कुंदन? m बराबर कितना है बाबू? 1/3। एकदम सही बाबू, क्योंकि बहुत लोगों को ना 3 ही आएगा। 1/3 को वो 3 मानेंगे, जबकि 3/1 बराबर 3 होता है। बहुत लोगों को इसमें भी मिस्टेक अभी चल रहा है। इज इक्वल कितना आ गया? 1/3। अच्छा बाबू, देख लेते हैं। हाँ बाबू, हाँ सही है एकदम। n बराबर भी 1/3 है, एकदम आना चाहिए। वेरी गुड। अभी डब्बा में नहीं डालो, mn मेरा आंसर नहीं है। बोले ना, मैथ बनाते बनाते दिमाग जो है अपना फंस जाता है भंवर में। mn को डब्बा में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो मेरा रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट कौन है? एक्स वाई। समीकरण एक्स वाई का है। mn तो बस एक रेफरेंस है जो हम माने हैं। अब मेरा माना हुआ वैल्यू आंसर हो जाएगा नहीं। हाँ बाबू, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि 1/x-1 बराबर m, यही ना माना था? माना था। इसलिए इसलिए 1/x-1 बराबर कितना आ जाएगा? n के जगह, m की जगह पर 1/3। m बराबर कितना आया था? 1/3। तो 1 देखो यहाँ पर 1/x-1 बराबर m के जगह पे क्या आ गया? 1/3। दोनों तरफ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कट गया। तो अब हमको मिला है x-1 बराबर 3। अब देखो ध्यान से कि x निकालना चाहो तो ये 3, अब -1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो x बराबर क्या आ गया? 4। उसी तरीके से बाबू 1/y-2 बराबर क्या माना था? n माना था। n माना था, इसलिए 1/y-2 बराबर n के जगह पर क्या रख देंगे? 1/3। दोनों तरफ ऊपर में 1 है तो कट गया। अब मेरे पास वैल्यू जो बचा वो है y-2 बराबर 3। y बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 2, y बराबर 5। अब इसलिए नीचे में x बराबर 4 और y बराबर 5। ये मेरा एक्चुअल आंसर है। सच में ये वाला आंसर है जिसको डब्बा में डालना होगा। हाँ, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। अब यहां पे 2 वर्ड आ गए बाबू, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। अब उस लॉजिक को समझो। कल था ना, कल कौन सा था?
एक ही दिशा में विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में x माइनस वाई, विपरीत दिशा में x प्लस वाई। आज नाव है और धारा है। धारा किसका? पानी का। पानी का होगा वो। 2 दिन से हमसे खाली चित्रकारी करवाया जा रहा है ना बाबू। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है ना। हाँ, मतलब हम टीचर है ना, कुछ तरह से अपना बात को सही साबित करके लेंगे। पहाड़ है, पहाड़ है बाबू। कौन बोला? ओ, तो यहां पे 2 लोटा पानी गिरावे चला। देखिए बाबू, ये है धारा अर्थात पानी का बहाव, ठीक है। अब यहां देखो, धारा का बहाव इस दिशा में है, मतलब ऐसे है, क्लियर। और नाव जो चल रहा है दोनों बात समझ में आ रहा है। धारा की दिशा कैसी है बाबू? इस दिशा में। नाव की दिशा कैसी है? इस दिशा में। अब बताओ कि धारा का चाल बढ़ेगा या धारा का चाल घटेगा? अरे बोलो यार, तुम लोग बोलो बाबू। घटेगा। धारा के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समुद्र में धारा बह रहा है, उसमें तुम नाव लेकर उतर जाओगे, बोलेगा धारा आज हम तुमको तुम्हारे मुंह को ना मोड़ दिया तो फिर कहना इंसान में इच्छा शक्ति होना चाहिए। बोला अच्छा, तुम्हारी इच्छा शक्ति की ऐसी की तैसी। तो धारा को नहीं होते, ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट कौन? वस्तु कौन है? हम, नाव, ये सब वस्तु है। तो स्पीड किसकी धीमी होगी? नाव की, ना कि धारा की। धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक बात है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, नाव लेके तुम ऐसे चल रहे हो, इधर से धारा है, स्पीड तुम्हारी धीमी हो जाएगी बाबू, स्पीड धीमी हो जाएगी। और उसी का उल्टा, अगर तुम इसी दिशा में जा रहे हो, अगर तुम इस दिशा में जा रहे हो और धारा भी इसी दिशा में है, तो तुम हवा के साथ बात करते हुए उड़ोगे, खरहा की तरह, है ना। अगर बाबू देखो ना, अगर नाव की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा बोल दें और जो धारा है पानी का वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पता है नाव पर बैठ करके तुम कैसा महसूस करोगे? ना, नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी का बहाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो एक ही दिशा में जब चलोगे ना, तो 30 और 5 35 किलोमीटर प्रति घंटा सा महसूस होगा और उड़े जाओगे। साइकिल चलाए हो कभी? आज बहुत तकलीफ होने वाला है जो लोग साइकिल चलाते हुए घर जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप हवा के विपरीत हैं या हवा के साथ साथ। अगर हवा पीछे पीछे चल रहा है ना और आप आगे आगे, तब तो फिर देखोगे साइकिल उड़ आएगा बाबू, है ना। तुमको तेज चलाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, हे होता है ना, खास करके कहां पे महसूस होगा? जंगल में नहीं, खुले जगह पर, है ना, मजा आएगा वहां पे। तो वही है बाबू सिनेरियो कि अगर आप ऐसे साइकिल चला रहे हो, पीछे से हवा भाई साहब है तो धक्का लगा रहे हैं वो, तो स्पीड क्या होगी? एक तो आपकी स्पीड प्लस हवा की स्पीड दोनों ऐड, इसको बोलते हैं अनुकूल। क्या बोला गया बाबू इसको? अनुकूल। अनुकूल का मतलब ये होता है साथ साथ। यहां देखो, आपके विपरीत डायरेक्शन में हवा चल रही हो, यानी नाव के विपरीत में पानी का बहाव हो, तब ये स्लो हो जाएगा। यानी नाव की स्पीड अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी का बहाव अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किसकी स्पीड धीमा होगी? नाव की स्पीड धीमा होगी, ना कि धारा की। ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा खेल होता है। ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड घटती है। साइकिल लेकर के तुम जाके खड़े हो जाओ, बोला हवा तुम धीमे हो जाओगे, क्या पॉसिबल है ये बात? नहीं ना। तो ऑब्जेक्ट कौन है? साइकिल। तो साइकिल की स्पीड तेज धीमा हो सकती है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? नाव। तो यहां पर नाव की स्पीड जो होगी वो धीमी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर नाव की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी का जो बहाव है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत डायरेक्शन में है, तो 10 माइनस 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा महसूस होगा। भले ऑडोमीटर में बता रहा हो कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हों, लेकिन रिजल्टेंट परिणामी जो निकल कर आएगा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे का आएगा, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो रुकावट दे रहा होगा। अभी बात समझ में आया?
तो जब बात प्रतिकूल का होगा तो प्रतिकूल की स्थिति में चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल की स्थिति में चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले बाबू इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे बाद में, नोट करके पहले ये ज्ञान को समेट लो, मतलब फेयर कॉपी में इसको लिख लो। लिख लिए? गुड। अच्छा, हो गया बाबू। चलिए अब इस क्वेश्चन पे ही बात करेंगे सिर्फ। हो गया, हंसी मजाक हो गया, अब थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये दो स्थान है बाबू, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब एक नाव है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ध्यान दो बाबू कुल समय उसको लगता है 10 घंटा, जब वो नाव धारा के प्रतिकूल भी जाती है और धारा के अनुकूल भी जाती है। दोनों चीज जुड़ा हुआ उसमें, अनुकूल भी बोल दिया गया है और प्रतिकूल भी बोल दिया गया है। क्लियर है बात? यहां पर टोटल टाइम उसको कितना लगता है, 10 घंटा। देखो अनुकूल 10 घंटे में वो प्रतिकूल भी चलती है, प्रतिकूल यानी यहां, सॉरी यहां, और फिर अनुकूल भी चलती है। तो प्रतिकूल चलने में उसको कितना समय लगा वो निकाल लो, अनुकूल चलने में कितना समय लगा वो निकाल लो। दोनों समय को जोड़ेंगे तो 10 घंटा मिल जाएगा। एक नाव है बाबू, सपोज तुम ही हो, हवा चल रहा है ना, पूरब से पश्चिम की ओर हवा चल रहा है सपोज। अब पूरब से पश्चिम हवा चल रहा है, तुमको 10 घंटा लगता है यहां से अपने घर जाने में और घर से वापस यहां आने में। तो दोनों टाइम जोड़ोगे ना, एक तो हवा के साथ जब जाओगे जाहिर सी बात है कम समय लगेगा, लेकिन जब अगेंस्ट में आओगे ज्यादा समय लगेगा। बट दोनों समय को जब तुम जोड़ोगे तो टोटल समय कितना लगा, 10 घंटा। ये तो बोल रहा है टोटल समय कितना लगा, 10 घंटा, प्रतिकूल जाने में और अनुकूल जाने में। तो दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। प्रतिकूल में लगने वाला समय कैसे कैलकुलेट करोगे बाबू, कल हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां से हम समय निकाल सकते हैं, समय को अकेला करो तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। देखिए दूरी बटा चाल। अगर वो बात करेगा किसका, वहां देखो 30 किलोमीटर प्रतिकूल लिखा हुआ है ना, तो दूरी कितना हो गया बाबू, 30 किलोमीटर। और किसके लिए, प्रतिकूल के लिए। प्रतिकूल के लिए चाल कितना होगा, मिल गया समय। ये कौन सा समय होगा, प्रतिकूल जाने में लिया गया समय। फिर निकालेंगे, देखो वहां तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। फिर अनुकूल के लिए कितना चलती है, 44 किलोमीटर दूरी हो गया। अनुकूल के लिए चाल कितना होता है, ये हो गया प्रतिकूल समय। देखो समय का फॉर्मूला है प्रतिकूल समय, फिर ये क्या हो गया, अनुकूल समय। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल समय मिलेगा 10 घंटा। आया बात समझ में बाबू? और देखोगे कि ये पूरा स्टेटमेंट एक पूर्ण विराम पे खत्म होता है, यानी ये एक कथन है पूरा। एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। क्लियर? हाँ, तो अब हमको दो चीजें ऑब्जेक्ट है, माने चरमान होगा बाबू। एक नाव की चाल और दूसरा वो नाव कहां चल रहा है, पानी में, तो धारा का बहाव या धारा की चाल दोनों मानना पड़ेगा। और मांगा भी होगा हम लोगों से, तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल दोनों निकालनी है। बनाया जाए अब इसको, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको मिटाना ही पड़ेगा बाबू। नोट कर लिए थे ना इसको? ठीक है। देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो चीज मानना है, नाव का और धारा का। माना कि स्थिर पानी में नाव की चाल है ना बाबू, स्थिर पानी में नाव की चाल क्या हो जाएगी। चाल मानने के लिए कल ही हम आपको बताए थे। स्थिर पानी में क्यों, क्योंकि चाल तभी तो पता चलेगा, अगर हवा का सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम कभी भी चाल सही से नहीं बता पाएंगे। इसलिए पानी को क्या हम एज्यूम किया है, पानी स्थिर है, तो स्थिर पानी में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा किसका चाल देखना है बाबू, धारा की चाल। धारा यानी बहाव है ना,
धारा की चाल, ये क्या मान लेंगे बाबू, y किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दो शब्दावली है, एक प्रतिकूल चाल है और एक अनुकूल चाल है, उसको मानेंगे। अतः प्रतिकूल चाल वो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल में नाव की स्पीड घट जाएगी बहाव से, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल का मतलब होता है बाबू साथ साथ, यानी धारा के साथ साथ। तो अनुकूल चाल जो होगा, नाव की स्पीड बढ़ जाएगी धारा के साथ, तो x प्लस वाई प्रति घंटा। क्लियर हो गया यहां तक। अब दिया हुआ है प्रश्न से, समझना है बाबू सिर्फ प्रश्न से, 10 घंटे में यानी कुल समय कितना लिया गया 10, और उसी 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल चला गया है 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल कितना चला गया 44 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न से प्रतिकूल चाल में लिया गया समय, इसको हम बोल देंगे समय 1 बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा समय का, दूरी बटा चाल। सर आप ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले प्रतिकूले के लिए लिखा गया बाबू, लिखा है ना प्रतिकूल 30 किलोमीटर, इसीलिए। तो समय 1 जो निकला बाबू, समय 1 निकला, वो प्रतिकूल के लिए दूरी क्या है बाबू 30 किलोमीटर, और चाल क्या है प्रतिकूल का, था ना, यह x माइनस वाई। समय 1 का वैल्यू निकल गया 30 बटा x माइनस वाई। अब उससे जैसे ही आगे बढ़े, तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, अब अनुकूल 44 किलोमीटर, फिर यही चीज लिखोगे अनुकूल के लिए, अनुकूल चाल में लिया गया समय, इस समय का नाम क्या दे देंगे बाबू, समय 2 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला बाबू, दूरी अब बटे में चाल। तो दूरी कितना, समय 2 बराबर दूरी हो गया 44, और अनुकूल के लिए बाबू चाल क्या है x प्लस वाई। यहां लगाएंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न पूरा एक साथ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, समय 1 प्रतिकूल में लिया गया समय प्लस समय 2 अनुकूल चाल में लिया गया समय इज इक्वल टू कुल समय, यानी 10 घंटा। जाने में और आने मिला करके कितना समय लगा 10 घंटा। तो जाने में लिया गया समय, आने में लिया गया समय, दोनों को जोड़ दीजिए। तो समय 1 का वैल्यू आया है बाबू 30 बटा प्रतिकूल वाला x माइनस वाई प्लस 44 बटा अनुकूल वाला x प्लस वाई इज इक्वल कुल समय कितना 10 घंटा। तो 10 इक्वेशन नंबर, सर 2 चर वाला नहीं मिला, तो हम तो सीख ही गए हैं कि 2 चर वाला नहीं हो तो 1 बटा x माइनस वाई को मान लेंगे किसी से, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले जो चीज हमको सीखना था वो ये कि ये कैसे हुआ, इसको गौर करो बाबू, इसको समझो पहले, फिर हमसे बात करो कि सर ये कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू आप कैसे मान रहे हैं, हमको समझाइए पहले, फिर हम आगे नोट करेंगे, तब बात बने। या समझ गए हो तो एकदम बोलोगे हाँ ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं, तब हम आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाव की चाल धारा की चाल माना गया, फिर प्रतिकूल अनुकूल बोला गया, वो माना गया, फिर बोलता है प्रतिकूल चाल में लिया गया समय, फिर अनुकूल चाल में लिया गया समय, दोनों समय को जोड़ेंगे, यानी यहाँ से घर से क्लास आने में और वापस क्लास से घर जाने में, दोनों समय को जब जोड़ेंगे तो टोटल समय लगेगा। सर आज हवा चल रही थी, तो आप मेरे घर से कोचिंग पहुँचने में और कोचिंग से वापस घर जाने में कुल समय 2 घंटा लगा, ऐसे बना दिया। तो आने वाला अनुकूल, जाने वाला प्रतिकूल, तो अनुकूल लिया गया समय, प्रतिकूल लिया गया समय, दोनों को जोड़ेंगे, टोटल टाइम मिल जाएगा घर से कोचिंग और वापस कोचिंग से घर जाने में लिया गया समय। देखो है वो चीज। हाँ वीडियो भी बाबू हम अपलोड कर देंगे, चैट बॉक्स पर दे देंगे, उसको देख लोगे जो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो ये पहला समीकरण मिल गया हमको, इसको यहां तक नोट करो बाबू, पहले नोट करो समझते हुए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। समीकरण खत्म है तो दूसरा शुरू है, वो देखो पूर्ण विराम के बाद 13 घंटा, यानी 13 घंटा जो है यह है टोटल टाइम, ये वाला जो 10 है ना वो 13 है। वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ये देखो प्रतिकूल बाबू
प्रतिकूल, दूरी कितना 40 बटे x माइनस वाई होगा ना। अगेन अगेन अनुकूल कितना चला 55 किलोमीटर, तो अनुकूल के लिए दूरी की जगह पे 55 बटे x प्लस वाई। समीकरण हो जाएगा, यहां देखो, यहां से 40 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 13। समीकरण नंबर 2। मुश्किल नहीं। तो अब हम इसी में से थोड़ा सा एडिट कर ले, इसे हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अब। और यहां लिखेंगे क्या, पुनः, नहीं प्रश्न से नहीं, अभी अभी पुनः प्रश्न से यहां लगाएंगे, है ना। पुनः प्रतिकूल समय में लिया गया समय 1 दूरी बटे चाल, और दूरी कितना है बाबू, प्रतिकूल के लिए दूरी कितना है 40, तो ये हो गया 40 बटा एक्स माइनस वाई। अगेन अनुकूल चाल में लिया गया समय, समय 2 जिसको बोलेंगे 55, ओके, तो ये हो गया 55 बटा एक्स प्लस वाई। अगेन प्रश्न से समय 1 प्लस समय 2 इज इक्वल टू कुल समय होगा ना। समय 1 40 बटा एक्स माइनस वाई प्लस समय 2 55 बटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल कुल समय। इक्वेशन नंबर, अब सवाल करो, नहीं ना, इसलिए बोला कि खास करके हम ऐसे पढ़ाते हैं, सेट ऑफ रूल बना के दिए हैं ताकि एक के ऊपर में दूसरा देखो कैसे रखा गया, कितना ज्यादा चेंजेस है बाबू। अभी समझ में आ रहा है बात, अब नोट करो इसको, सेकंड वाला इक्वेशन को कहां से पुनः लगा दीजिएगा और फिर बनाना शुरू कीजिएगा। हो गया, ले बाबू सा कॉपी ले, तो समीकरण दोनों लिखना है हमको, तब ना पढ़ा पाएंगे। समीकरण तो लिखना पड़ेगा। पहला समीकरण था 30 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल 10, और अभी आया है 40 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 13। इक्वेशन नंबर 2। लो बाबू मिल गया, बाकी चीजें हटा देते हैं बाबू, हो गया ना। अब दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे, है ना। लेकिन बाबू समीकरण को हल करने से पहले अगर देखा जाए क्वेश्चन को, तो क्या लग रहा है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप तो है नहीं, तो रूप इसको देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, जैसे मानते थे बाबू, पहले करेंगे 30 को 30 रहने देंगे, और क्या बचेगा 1 बटा एक्स माइनस वाई, वेरी गुड, प्लस 44 को 44 रहने देंगे, 1 बटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल क्या मिलेगा 10। अब दूसरे वाले को, यानी समीकरण 2 से, अब क्या है भाई समीकरण 2 से, 40 इंटू 1 बटा एक्स माइनस वाई, देखो आ गया ना बराबर, प्लस 55 इंटू इज इक्वल 13। इक्वल वैल्यू मिला है तो कॉमन बना लेंगे, मिल गया ना बाबू। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर m और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर n रख दें, तो अब हो जाएगा, यहां पे रखना होगा ना, इसलिए 30m प्लस 44n बराबर 10, समीकरण नंबर 3। और दूसरा वाला बनेगा 40m प्लस 55n, इक्वेशन नंबर, हो गया। अब इसको कितना से गुना करेंगे, 40 से गुना करोगे, अरे 0 को तो हटा ही दो, तो ऊपर वाले को 4 से, नीचे वाले को 3 से गुना कर देंगे, बनेगा। चलिए काम पे लगी है, और क्या। यहां से किसका वैल्यू निकलेगा, m और n का, निकालो बाबू m और n।
m और n मिल गया बाबू। आगे बनाना शुरू करो, जैसे बनाते आए हो अब तक, बिल्कुल बनाइए, रुकना नहीं है। लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, क्या माने थे हम, सॉरी, कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल m माने थे, यही तो हम माना था। इसलिए 1/x माइनस वाई बराबर m के जगह पर m का वैल्यू रख देंगे, एक और एक कट जाएगा बाबू। देखो यहां फिर से समीकरण मिल गया, x माइनस वाई बराबर 5। अब ये कौन सा नंबर समीकरण होगा, 4 तक यूज कर चुके हो, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 5। और फिर हम क्या माने थे, 1/x प्लस वाई बराबर n माने थे, या 1 माना था। तो 1/x प्लस वाई बराबर n के जगह पर बाबू 1/11। तो यहां से बाबू x प्लस वाई बराबर क्या मिल गया, 11। समीकरण नंबर 6। किसका वैल्यू निकालना है हमको, x और y का। तो 5 और 6 मिल न गया हमको, 5 और 6 के बीच में खेला कर दो, नंबर का नुकसान नहीं झेल पाओगे, इसलिए ध्यान दो, क्लास में बैठो। हंसी मजाक करना है, छुट्टी दे रहे हैं, बाहर जाके कर लो हंसी मजाक, बट क्लास के दौरान मत करो, खास के लिखने पढ़ने के दौरान। अब इनको बाबू तुम क्या करोगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे, या प्रतिस्थापन भी कर सकते हो यार, ऐसा बात नहीं है। तुम लिखोगे समीकरण 5 तथा 6 को, पहले सुनो बात को, लिखना पड़ेगा। समीकरण 5 तथा 6 को हल करने पर, लिखे, हाँ एकदम जरूरी है, चेक करने वाले को बताते चलिए कि कौन सा काम आप कर रहे हैं। आप यहां लिखेंगे क्या, समीकरण 5 तथा 6 को हल करने पर 5 और 6 को हल करेंगे। 5 हो गया x माइनस वाई बराबर 5, और एक हो गया x प्लस वाई बराबर 11। कैंसिल हो गया बाबू। 2x बराबर 16, तो x बराबर 8 है ना। पुनः x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11। माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 2y बराबर माइनस का 6, तो यहाँ पर y बराबर मिल गया 3। अब लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ निष्कर्ष लिख रहे हैं बाबू ऊपर में। इसलिए x क्या माना गया था भाई, देखो बाबू, नाव की चाल माने थे ना, इसलिए स्थिर जल में, है ना बाबू, नाव की चाल इज इक्वल x किलोमीटर प्रति घंटा, और x क्या निकल कर आया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल या बहाव की चाल क्या माने थे भाई, y किलोमीटर प्रति घंटा, वो क्या निकल कर आया, y का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप आंसर मिला सकते हैं और यही रिजल्ट होगा। y का मान कितना आया तुमको, 3, और x का मान 8। सही है बाबू, एकदम सही बनाई हो। x का मान 8 है, y का मान 3 है। निष्कर्ष लिखो, उसके बाद ही वो आंसर है। निष्कर्ष को लिख करके डब्बा में डालो। बाबू बार बार बोलेंगे बाबू ये चीज, बता चुके हैं ना एक बार, काहे बार बार बुलवाते हो इतना, ये डब्बा है तुम्हारा, किस बात की जल्दी है भाई, कहाँ तुम लोग को जाना है, ले दे के तो वही घर, घर से यहाँ आना है बस।